सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को देख रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। संविधान नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत से संबंधित बातें हैं। क्या बात है, आप लोगों में से कई सारे लोगों का आंसर आ चुका है। लगता है कि क्लास का असर जरूर पड़ा है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न आप लोग के सामने है और उत्तर देते वक्त आप ऑप्शन भी टाइप करेंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि आप लोग किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। खुशी जी का आंसर आ रहा है, रंजीत जी और भी बहुत सारे, सिकंदर जी का आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या बात है। उमेश प्रसाद जी लिख रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जहां सत्यम है वहां सब कुछ सुंदर ही होगा। चलिए, विश्वजीत सर का भी आंसर बी आ रहा है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है? तो हम लोग का तो शुरुआत ही हुआ था कल, कक्षा की जब शुरुआत किए थे हम लोग, तो क्या पढ़े थे कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों में से जिन साथियों ने बी आंसर बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। अब्राहम लिंकन साहब ने लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या बात है। और ये रहा आज का दूसरा प्रश्न, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग होते हैं? 1 2 3 4। 2 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। फनिंदर जी का आंसर आ चुका है, अमरजीत जी का, रूबी जी का, आलोक जी का, रंजीत जी का, बहुत सारे साथियों का आंसर आ चुका है। और मजेदार बात क्या है कि आप लोगों में से सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आंसर आ जाए तो बात ही क्या है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है मैंने आप लोगों को बताया है इससे पहले। एक होती है व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका होती है जिसको विधायिका भी कहा जाता है। दूसरी होती है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बाद तीसरी क्या हो जाएगी? न्यायपालिका। न्यायपालिका, जो लोग इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी के कितने पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, लोकतंत्र का एक और भी, लोकतांत्रिक सरकार के एक व्यवहारिक अंग की बात करें, ठीक है, तो व्यवहारिक अंग के अंतर्गत चौथे अंग के रूप में मीडिया को कहा जाता है कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? मीडिया को। लेकिन सभी देशों में मीडिया को खुले रूप से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे देश में मीडिया की क्या हालत है आप लोग तो हमसे ज्यादा बेहतर से जानते होंगे। ठीक है, लोकतंत्र के पायदान की बात करें तो हमारा देश पूर्ण रूप से यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन सफल नहीं है उतना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। लोकतांत्रिक सरकार के अंग नहीं है। कौन नहीं है? लोकतांत्रिक सरकार के अंग नहीं है। व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। आंसर के साथ साथ क्वेश्चन नंबर भी टाइप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग तो होते ही हैं। न्यायपालिका इसका अंग नहीं है। नगरपालिका क्या है? यह स्थानीय शासन की इकाई होती है। ठीक है, बाकी ये क्या है? ये तीनों लोकतांत्रिक सरकार के अंग है। नगरपालिका अंग नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। और ये रहा आज का 4 नंबर प्रश्न। अधिकतर चीजों को हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहाँ किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ठीक है, बिल्कुल
एकदम शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। मैंने कल कहा था ना कि संविधान है लेकिन चीजों को बाइंडिंग करके इन लोगों ने नहीं रखा है, ब्रिटेन वालों ने। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आप लोगों में से जिन साथियों ने आंसर ए बताया है उनका सही आंसर है। ठीक है, अब ये बताइए, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ मौखिक बातें भी हो जाए। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया? दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया? कमेंट करके बताइए आंसर। लिखित संविधान ठीक है, ब्रिटेन में नहीं है, बाकी सब में है, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना? क्या बात है रूबी कुमारी जी? ठीक है, बिल्कुल सही बता रही हैं आप, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसने क्या किया था? सबसे पहले लिखित संविधान तैयार किया था। बिल्कुल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था? सबसे पहले लिखित संविधान तैयार किया था। चलिए एक प्रश्न और हो जाए, मजा आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है? सबसे बड़ा, उस क्वेश्चन को छोड़िए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है? क्या बात है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ा संविधान इंडिया का है, सबसे बड़ा है यह, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान वाला देश है यह। ठीक है, और इसके पास प्रथम लिखित संविधान है, प्रथम लिखित संविधान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये रहा आज का 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है अध्यक्षीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे तो मजा आ जाएगा। जैसे सत्येंद्र जी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं। यहाँ कुछ लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है। मैंने कल क्या बताया था आप लोगों का? आप लोगों को कल बताया था कि लोकतंत्र जो है वह 2 रूपों में पूरी दुनिया में पाया जाता है। समझिए इसको, जिन लोगों ने नहीं समझा है उन लोगों को फिर से समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? गलत आंसर बताया है। ठीक है, समझिए इसको। लोकतंत्र 2 प्रकार का है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार का है। कौन कौन है? तो एक है अध्यक्षीय लोकतंत्र, ठीक है, अध्यक्षीय लोकतंत्र, और एक है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। अमेरिका के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, वहां जो देश का प्रधान होता है वही सरकार का भी प्रधान होता है, तो उसको अध्यक्षीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। यूएसए में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान का प्रधान अलग है। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इंडिया में, ठीक है, कौन लोकतंत्र है? ये संसदीय लोकतंत्र है हमारे यहाँ, साथ साथ ब्रिटेन में भी। ठीक है, सी नहीं होगा, सी में क्या दिया है? ए बी दोनों। हमारे यहाँ क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। हमारे यहाँ संसदीय सरकार है, संसद में जिसका बहुमत होता है उसी दल का सरकार होता है। जिन साथियों ने बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, मैंने ज्यादातर सी आंसर आप लोगों को देते देखा, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले
जो कल परसों क्लास चली थी उसका वीडियो आप लोग के ऐप पर अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और राजनीतिक सिद्धांत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, ये रहा 6 नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के किस अंग के पास सबसे ज्यादा शक्ति है? न्यायपालिका के पास, विधायिका या व्यवस्थापिका के पास, कार्यपालिका के पास, इनमें कोई नहीं। सरकार के 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों में सबसे ज्यादा शक्ति अमेरिका में किसके पास है? ठीक है, बिल्कुल। कई साथियों के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका वो देश है जिसने अपने संविधान में न्यायपालिका के पास सबसे ज्यादा शक्ति दी है। यूएसए में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। ठीक है, और विधायिका के पास सबसे ज्यादा शक्ति कहां है? यूके में है। यूके का मतलब ब्रिटेन में है। विधायिका के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, तुरंत विधायिका संविधान में संशोधन कर देती है। लेकिन अमेरिका में संविधान संशोधन करना उतना आसान नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन वाला एकमात्र देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्विट्जरलैंड। क्या होगा इसका उत्तर? प्रश्न संख्या भी टाइप करिए। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चंदन जी डी बता रहे हैं, आलोक जी का भी आंसर बी आ रहा है, मुकेश जी का आंसर डी आ रहा है, अधिकतर साथियों के आंसर डी आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि स्विट्जरलैंड जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और अपने लिए कानून का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है जहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र कितना वर्ष होता है? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन है? स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड में जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या बात है, बिल्कुल 1 वर्ष का होता है। जिन लोगों ने ध्यान से क्लास किया होगा वो लोग जानते हैं, मैंने कल इसका चर्चा भी किया था कल परसों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार के मजेदार प्रश्न आगे भी आप लोग को मिलेंगे। ये रहा 8 नंबर प्रश्न आपका। ब्रिटेन के पास सरकार के किस अंग के पास सबसे ज्यादा शक्ति है? ब्रिटेन की बात हो रही है, इससे पहले अमेरिका की बात हम लोगों ने किया था। अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्ति न्यायपालिका के पास थी, लेकिन ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? सरकार के किस अंग के पास? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनमें कोई नहीं। क्या बात है, सी बता रहे हैं अधिकतर साथी इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? तो यह है विधायिका, भी इसको बोल सकते हैं, विधायिका। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। और ब्रिटेन के व्यवस्थापिका के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, इतनी शक्ति है कि कभी भी संविधान में संशोधन कर देती है। ठीक है, न्यायपालिका के पास यानी यूके में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शक्ति है व्यवस्थापिका के पास, और यूएसए में सबसे ज्यादा शक्ति है न्यायपालिका के पास। हमारे यहाँ, हमारे देश में किसी एक अंग के पास शक्ति केंद्रित नहीं है, डिवाइडेड है। तो अभी तक काफी मजेदार प्रश्न आप लोगों ने देखा। आइए थोड़ा सा अब प्रश्नों का लेवल बढ़ाएं। ठीक है, और अब जो प्रश्न मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए सेट किया है, इसको ठीक से पहले गौर से पढ़िए और तब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि यह संविधान नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। जब तक आप लोकतंत्र को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से, अब खाली स्थान में भरना है, बहुत बेहतर है। आर्थिक विकास, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, इनमें कोई नहीं।
लोकतंत्र में सबसे ज्यादा बढ़ावा किस चीज को मिलता है? इसमें से चुनना है। देखना है कौन से साथी इसका सही उत्तर बता पाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सभी लोगों ने इसका सही आंसर बताया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का ख्याल लोकतंत्र में हमेशा रखा जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, कि हमेशा व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। लोकतांत्रिक देश में ही आप शासक की आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे अपने देश में देखते होंगे प्रधानमंत्री जी का कई प्रकार का मीम चलता रहता है, लोग अपने तरीके से फोटो को एडिट करके चलाते हैं। ऐसा छूट कहाँ मिलता है? लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही मजेदार प्रश्न था यह। ये रहा 10 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए, और इसको थोड़ा गौर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का एक आदर्श उदाहरण है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शनों में एक ऐसा देश है जहां विविधता बहुत ज्यादा है, फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने क्या किया है? उन विविधताओं के बीच सामंजस्य को स्थापित करके रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का आदर्श रूप है? यानी विविधता ज्यादा है फिर भी सभी लोग आपस में मिल के रहते हैं। रूबी कुमारी जी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ऐसा देश है जहां भाषा के दृष्टिकोण से 2 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कौन कौन? तो एक सिहली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन? सिहली भाषा बोलने वाले। और दूसरा तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका में रहते हैं। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया है? सिहली भाषा बोलने वाले लोगों को ज्यादा अधिकार दिया है और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को कम अधिकार दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ विविधता का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि विविधता का ध्यान रखा जाता तो दोनों भाषा के बोलने वाले लोगों को समान अधिकार दिया जाता। लेकिन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में राजधानी में लोग अलग भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रांस से सटा हुआ बेल्जियम का जो क्षेत्र है वहां लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? बेल्जियम की भाषा बोलते हैं। फिर भी वहां सभी भाषाओं को समान रूप से देखा गया है। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में क्या किया गया है? वहां अरबी की ज्यादा प्रमुखता है और यहाँ जो शासन होता है वह कुरान शरीफ के अनुसार होता है। तो यहाँ भी लोकतंत्र उतना सफल नहीं है। और पाकिस्तान के बारे में तो जानते ही हैं, यह ऐसा देश है जहां पाकिस्तान की स्थापना से लेके अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो यह ना है यहाँ लोकतंत्र, यह भी कुरान शरीफ से चलाया जाता है। कुरान शरीफ के शरिया के अनुसार शासन चलाया जाता है। कहाँ? सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी। श्रीलंका में सिहली भाषा के लोगों, सिहली भाषी लोगों को ज्यादा अधिकार दिया गया है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बेल्जियम हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने क्लास 9th के एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस से तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 11 नंबर प्रश्न। लोकतंत्र में इनमें किन मूल्यों पर नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता, जाति आधारित समानता, आर्थिक समानता, दोनों, ए और बी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक बार प्रश्न को पढ़िए क्योंकि यह सिद्धांत से संबंधित बातें हैं, संविधान नहीं है। लोकतंत्र को यदि आप ठीक से समझ गए होंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक से दे पाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र में इनमें किन मूल्यों पर नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? देखना है। बहुत सारे साथी का आंसर आ रहा है, डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में बात करें तो लोकतंत्र में क्या किया जाता है? जितनी भी, बिल्कुल सतीश जी बोल रहे हैं सर मेरा भी नाम लीजिए। कमेंट बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, हर एक कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूं, जो मेरे सामने आता है मैं उसको पढ़ देता हूं। लोकतंत्र में इनमें किन मूल्यों पर नैतिक और
कानूनी प्रतिबंध है। तो लोकतंत्र में विविधता के बीच सामंजस्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और लोकतंत्र में हमेशा प्रयास किया जाता है, ठीक है, कि लैंगिक भेदभाव नहीं हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को एक समान अधिकार मिले। ये लैंगिक समानता की बात करता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र क्या करता है, लैंगिक समानता की बात करता है, साथ साथ एक देश में जितनी भी जातियां होती है सबको समान अधिकार देने की बात करता है। कौन? लोकतंत्र। और इसके साथ साथ किसी भी देश में जितने भी लोग रहते हैं सबको आर्थिक रूप से एक समान नहीं कर सकता है लोकतंत्र। तो दो प्रकार की समानता तो लोकतंत्र दे ही सकता है, एक लैंगिक समानता और दूसरा जाति आधारित समानता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है और इसी को शामिल करके ऑप्शन डी बनाया गया है, ए और बी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अपने देश में हम लोग देखते हैं तो जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है, ठीक है। हमारे देश में तो थर्ड जेंडर के लोगों को भी उतना ही अधिकार है। तो लोकतंत्र में लैंगिक समानता होती है, जाति आधारित समानता भी होती है और दोनों होगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। काफी मजेदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को समझने की जरूरत है, लोकतांत्रिक तरीके से हल करने की जरूरत है, ठीक है। किस प्रकार की सरकार द्वारा, प्रश्न को गौर से देखिए, पढ़ते वक्त ही चीजें स्पष्ट हो जाती है। किस प्रकार की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में लोगों के अधिक स्वीकार्य और अधिक प्रभावी होने की संभावना है, ठीक है। यानी इसके कहने का अर्थ है कि कौन सी ऐसी सरकार है जिसके द्वारा लिया गया निर्णय लोग क्या करते हैं, अधिक स्वीकारते हैं और लोगों पर क्या होता है, अधिक प्रभावी हो जाता है। लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार, सैन्य तानाशाही, थ्योक्रेसी। तो किस सरकार के निर्णय को सभी लोग स्वीकार करते हैं और अधिक प्रभावी हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र में सरकार जो निर्णय करती है सभी को स्वीकार होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के कहने पर आरबीआई ने क्या किया, 2000 के नोट को बंद कर दिया। लोकतांत्रिक देश है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का 13 नंबर प्रश्न। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को पढ़ते वक्त सावधानी से पढ़िए और तब इसका आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न नहीं है यहाँ आंसर को ही, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सही का चयन कीजिए। लोकतंत्र विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से हल कर सकता है। पहला उत्तर क्या कह रहा है कि लोकतंत्र क्या कर सकता है, तो विभिन्न समूहों के बीच जो संघर्ष होता है उसको पूरी तरीके से अस्थायी रूप से हल कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई भी शासन ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच जो संघर्ष है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अस्थायी समाधान कोई नहीं दे सकता है किसी भी समस्या का। बढ़ते हैं दूसरे, तानाशाही विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरह और अस्थायी रूप से हल कर सकता है। क्या तानाशाही व्यवस्था एक देश में जितने भी समूह है उन समूहों के बीच जो संघर्ष चलता है उसको अस्थायी रूप से हल कर सकता है? नहीं। बंदूक के नोक पर कब तक शांति स्थापित रहेगी? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे ऑप्शन को देखें, कोई भी शासन विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है, और यही बात तो मैंने कहा भी यहाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दुनिया का कोई भी शासन क्यों नहीं हो, भले लोकतंत्र हो, लोकतंत्र का कोई भी स्वरूप क्यों नहीं हो, भले प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या संसदीय लोकतंत्र हो,
ठीक है, या लोकतंत्र को हटा के सैनिक शासन ले लीजिए, या तानाशाही शासन व्यवस्था हो, रामराज्य क्यों नहीं हो, किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोई भी शासन विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है। तो कितना मजेदार प्रश्न है। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग के राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित पूछे जाएंगे, तो इसको एक बार गौर से पढ़ के और तब आंसर देने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 14 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने। गैर लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जहां लोकतंत्र नहीं है। जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, तालिबान वहां शासन कर रहा है, तो तालिबान शासन को भी हम लोग क्या कहेंगे? गैर लोकतांत्रिक शासन कहेंगे। गैर लोकतांत्रिक सरकार में अक्सर कौन सा कारक गायब होता है? जहां लोकतंत्र नहीं है वहां क्या गायब होता है? दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, इनमें कोई नहीं। क्या होगा? क्या बात है, अधिकतर लोग सी बता रहे हैं 14 नंबर प्रश्न का। बिल्कुल, आप सभी साथियों में जिन लोगों ने सी बताया एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जहां लोकतंत्र है वहां राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है हमारे पास। ठीक है, हमारे लिए जो योजना आई उसका लाभ हमको नहीं मिला तो क्या करते हैं? RTE लगा देते हैं। ठीक है, RTE लगा के क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सूचना के अधिकार में आवेदन लगा के। लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है वहां तो अपनी मर्जी से शासन चलाया जाता है। तालिबान में जिस प्रकार से अभी शासन चलाया जा रहा है वहां का विरोध करिएगा तो क्या होगा? जान से जान जाइएगा, क्योंकि वहां क्या नहीं है? पारदर्शिता नहीं है। तो गैर लोकतांत्रिक देश में सब कुछ होता है लेकिन पारदर्शिता नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये पारदर्शिता हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बात है, सही उत्तर के लिए इनाम चाहिए। बिल्कुल कौन सा शासन आमतौर पर सामाजिक प्रतिस्पर्धा यानी समाज में जो कंपटीशन होता है आयोजित करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है? लोकतांत्रिक शासन, तानाशाही शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन, इनमें कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले पढ़िए, 2 बार प्रश्नों को पढ़िए, बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा शासन आमतौर पर सामाजिक प्रतिस्पर्धा आयोजित करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है? आप लोगों में से सभी साथी बता रहे हैं कि ए आंसर होगा, बिल्कुल, और एकदम सही बता रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र ही ऐसा कर सकता है। कौन कर सकता है? लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या कर सकता है? तो कौन क्या कर सकता है? तो समाज में जो कंपटीशन है यानी सामाजिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, आयोजित करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकता है, वह लोकतंत्र ही है और कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 16 नंबर प्रश्न, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, इसको ठीक से पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न यहाँ क्या करिएगा? आंसर को पढ़ के ही ठीक कर सकते हैं। अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान होते हैं, वे चुनाव कराते हैं, पार्टियां होती है और वे नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देते हैं। एक हो गया। दूसरा है डी में, लोकतंत्र अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग है। सी में है, जहां तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का संबंध है सभी लोकतंत्र समान है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो डी बता रहे हैं। कई लोगों का आंसर डी आ रहा है, लेकिन 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, डी में क्या दिया है बातों को समझिए। डी में दिया है ए और बी,
लोकतंत्र क्या करता है, तो अधिकांश लोकतंत्रों में, चाहे किसी भी देश का लोकतंत्र हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, संविधान होते हैं। बिल्कुल, जो भी लोकतांत्रिक देश होगा उसमें संविधान होगा, भले वह लिखित रूप में नहीं हो कि मौखिक रूप में क्यों नहीं हो, संविधान होगा। जैसे ब्रिटेन में लिखित रूप में नहीं है लेकिन मौखिक रूप में तो संविधान है। तो लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संविधान होते हैं, चुनाव तो होते ही हैं। ठीक है, अमेरिका में भी चुनाव होता है, भारत में भी चुनाव होता है, श्रीलंका में भी चुनाव होता है, फ्रांस में भी होता है, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ। तो चुनाव तो होते ही है, पार्टियां होती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल होगा, क्योंकि राजनीतिक दल को कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी इज द ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक सरकार में यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या होता है, लोकतंत्र का प्राण होती है। वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। बिल्कुल, किसी भी देश के संविधान में उस देश में रहने वाले लोगों को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। जैसे हमारे देश के संविधान में भी हम लोग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था। और दूसरा क्या है, यहाँ लोकतंत्र अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामलों में एक दूसरे से बहुत अलग है। बिल्कुल, ये दोनों ही सही था। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल मजेदार प्रश्न है। और राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है, जो लोग हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या +2 की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर राजनीतिक सिद्धांत से प्रश्न पूछेगा लोकतंत्र से, तो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे जो उलझे हुए रहेंगे। जब तक आप लोकतंत्र को नहीं समझेंगे तब तक ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए जो समय लगता है वह किस प्रकार से उचित है। ए में है उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं। बी में है निर्णय हमेशा लोगों के पक्ष में होते हैं। सी में है निर्णय लोगों को स्वीकार और अधिक प्रभावी होने की अधिक संभावना है। डी में है इनमें कोई नहीं। प्रश्न को एक बार गौर से पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करिए। लोकतांत्रिक देश की बात हो रही है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए जो समय लगता है वह किस प्रकार से उचित है। तो उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय हमेशा लोगों के पक्ष में होते हैं। निर्णय लोगों को स्वीकार्य और अधिक प्रभावी होने की अधिक संभावना देता है। इनमें कोई नहीं। तो लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वह काफी जटिल है। आइए समझते हैं कि लोकतंत्र में निर्णय कैसे लेते हैं। तो लोकतंत्र में शासन के केंद्र में कौन है, जनता। जनता ने क्या किया, प्रतिनिधि चुन के और निर्णय लेने की जो शक्ति है वह अपने प्रतिनिधि को दे दिया। ठीक है, जनता ने क्या किया, निर्णय लेने की शक्ति अपने प्रतिनिधि को दे दिया। प्रतिनिधि यानी सांसद को। और सांसद ने क्या किया, अपने बीच से मूल लोगों को चुन के सरकार बना दिया। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल का गठन कर दिया, मंत्रिमंडल का। तो अब जो है निर्णय कौन लेगी, प्रतिनिधि जिसको चुनेगी मंत्रिमंडल को वही निर्णय लेगी। और मंत्रिमंडल का जो प्रधान है वह कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो निर्णय होगा अंतिम रूप से वही मंत्रिमंडल का निर्णय होगा। और प्रधानमंत्री का निर्णय जो होगा वही निर्णय किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। तो लोकतंत्र में भले ही क्या हो, निर्णय देर से आता है, लेकिन ऐसा निर्णय होता है जो सभी लोगों को स्वीकार होते हैं और वह अधिक प्रभावी होने की संभावना होती है। तो 17 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लग जाता है लोकतांत्रिक देशों में, लेकिन अंततः निर्णय वही लिया जाता है जो लोगों को स्वीकार हो। लोगों मतलब जनता को स्वीकार हो। और जो भी निर्णय शासक लेती है वह अधिक प्रभावी होने की संभावना होती है लोकतांत्रिक देशों में। ठीक है, उमेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं मौखिक रूप में संविधान है फिर भी कुछ तो लिखा रहेगा, नहीं तो कानून याद कैसे रहेगा। जी बिल्कुल, इस प्रकार का प्रश्न पूछने के बाद तो हमारे पास थोड़ी सी और एनर्जी आती है कि मैं चीजों को एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊं। बिल्कुल, चलिए सर देखते हैं आपके प्रश्न को।
मैंने कल क्या कहा था आप लोगों को कि ब्रिटेन के पास संविधान नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिए कि संविधान नहीं है, वहां संविधान है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या हो गया, मौलिक अधिकार का डॉक्यूमेंट हो गया। ये क्या है, मान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व का डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यानी न्यायपालिका की जो शक्ति है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। ये तीनों डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये तीनों डॉक्यूमेंट क्या है, अलग अलग करके रखा गया है, एक साथ क्या करके बाइंडिंग करके नहीं रखा गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान का मतलब यह नहीं है कि वहां लिखित संविधान नहीं है, वहां भी है, लेकिन एक साथ चीजों को समेट के बाइंडिंग करके नहीं रखा गया है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई होगी उमेश प्रसाद जी, अब तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ये देखिए, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। लोकतंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, कौन विचार सही है। लोगों के बीच संघर्ष को समाप्त किया जाए। लोकतंत्र में लोगों के बीच कभी संघर्ष समाप्त नहीं होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना। लोकतंत्र में धन का समान वितरण हो सकता है, कभी नहीं होगा। हमेशा कुछ लोग अमीर रहेंगे तो कुछ लोग गरीब रहेंगे, क्योंकि जो लोग परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं वो आर्थिक रूप से समान कैसे हो जाएंगे उन लोगों की तुलना में जो दिन रात परिश्रम करते हैं। ठीक है। हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस बारे में मतभेद को समाप्त किया जाए। और डी में है, राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज कर दिया जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं कौन साथी इसका सही उत्तर देते हैं। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने डी आंसर बताया है, बिल्कुल सही बताया है। राजनीतिक असमानता के विचारों को खारिज कर दिया। ठीक है। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। लोकतंत्र उसको कहेंगे, लोकतंत्र में क्या होती है, राजनीतिक दल होता है, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल होता है। और राजनीतिक दल का क्या काम है, राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है। राजनीतिक दल दो प्रकार से काम करती है। एक राजनीतिक दल जिसके पास बहुमत प्राप्त हो जाता है वह शासन करता है। ठीक है। जिस दल को बहुमत प्राप्त हो गया वह क्या करेगा, देश में शासन करेगा। और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या करता है, हमेशा विपक्ष में बैठ के और सरकार के नीतियों की आलोचना करता है। तो लोकतंत्र तो नाम ही ऐसे शासन का है जिसमें बहुमत प्राप्त दल क्या करता है, शासन करता है। और दूसरा दल क्या करता है, जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है, वह हमेशा सरकार के नीतियों की आलोचना करता है। तो यहाँ तो हमेशा संघर्ष चलता रहेगा, कभी संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यही लिखा है, लोगों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए। तो लोगों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दीजिएगा तो लोकतंत्र बचेगा क्या। सरकार की आलोचना नहीं करिएगा, सरकार तानाशाह हो जाएगी। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या, जहां किसी व्यक्ति को हम मतदान के जरिए सरकार बनाने का अधिकार देते हैं, तो उसी देश में कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने मतदान के जरिए कुछ लोगों को यह अधिकार देता है कि आप सरकार को कंट्रोल करिए, सरकार से प्रश्न करिए। तो लोकतंत्र में ठीक है, शासन करने वाले और विपक्ष दोनों का रहना जरूरी है। इसका मतलब है कि संघर्ष तो चलता ही रहेगा, लोकतंत्र में संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना। लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि सभी व्यक्ति करोड़पति हो जाए, सभी लाखपति हो जाए, सबके पास धन संपत्ति एक समान हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों गलत है। हाशिए, हाशिए का मतलब क्या, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जाए,
इस बारे में मतभेद को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो लोग हाशिए पर है उसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दे दीजिए। बहुत सारे राजनीतिक दल बोलते हैं नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं दीजिए, कुछ सुविधाएं दे दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हर राजनीतिक दल का अलग अलग विचार है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बिल्कुल। विपक्ष को मजबूत नहीं होना चाहिए। मजबूत होना लोकतंत्र में विपक्ष की निशानी नहीं है। विपक्ष का जो बयान हो वह तर्कपूर्ण होना चाहिए। ऐसा बयान होना चाहिए जिस पर सत्ता पक्ष भी विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। लोकतंत्र में विपक्ष का विपक्ष यदि मजबूत हो जाएगी तो क्या करेगा, सरकार के हर एक काम को अटका देगी। ठीक है, इसलिए विपक्ष का मजबूत होना नहीं बल्कि तर्कशील होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है। ये रहा 19 नंबर प्रश्न। सामाजिक विविधता को समायोजित करने के लिए कौन सा शासन सबसे उपयुक्त है? ठीक है, सामाजिक विविधता को समायोजित करने के लिए कौन सा शासन सबसे उपयुक्त, यानी समाज में विविधता है तो विविधता के बीच सामंजस्य को स्थापित करके कौन शासन रख सकता है? एक लोकतांत्रिक शासन, एक गैर लोकतांत्रिक शासन, केवल एक तानाशाही शासन, इनमें कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा प्रश्न है तो लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, क्योंकि लोकतंत्र से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों की व्याख्या हमने ऑप्शन के जरिए आप लोग के सामने किया है। बिल्कुल ऐसा ही आंसर, ऐसे ही आंसर की मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। एक लोकतांत्रिक शासन में ही जितने लोग हैं सब के बीच जो विविधता है उन सबों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, बाकी सब में नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजा आ रहा होगा आज पढ़ने में। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा 20 नंबर प्रश्न। इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? आधी आबादी 50% गरीबी में रहती है। 20 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस देश की आधी आबादी गरीबी में रहती है? ये बता रहे हैं सभी साथी इसका आंसर। नहीं सर, हम जिस देश में रहते हैं, ठीक है, उस देश को देखने के लिए कभी कभी अच्छे दृष्टि का भी प्रयोग करिए। ठीक है, हमारा देश जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और क्या लगता है कि हमारी 50% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है? नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे यानी 50% से भी ज्यादा आबादी किस देश में है? तो वह हमारा पड़ोसी ही है, जिसका निर्माण हमारे ही सहयोग से हुआ था। समझ गए होंगे, बांग्लादेश है। ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो लगता है कि बांग्लादेश से ज्यादा गरीबी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि यह कर्ज से ही अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अपडेट कर लीजिएगा गूगल पर सर्च करके। ठीक है, ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए कि दुनिया के किस देश में नहीं 50% से अधिक लोग गरीब हैं। इसको देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा कर्ज वर्तमान में पाकिस्तान के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा आज का 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। लोकतंत्र में आर्थिक लाभों के वितरण के संबंध में, बात को गौर से समझेंगे, यानी लोकतंत्र में जो आर्थिक लाभ है उस आर्थिक लाभ के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र में आर्थिक लाभ हुआ किसी भी देश को, लेकिन उसके वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अमीर और गरीब दोनों की आय बढ़ रही है, अमीर और गरीब दोनों की आय घट रही है। अमीरों की आय बढ़ रही है और गरीबों की आय घट रही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकतंत्र में जब आर्थिक लाभ होता है तो किसकी आय बढ़ती है? गरीब की आय बढ़ती है कि अमीर की आय बढ़ती है? आखिर दोनों की आय बढ़ती है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 21 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुकेश जी का आंसर सही आ रहा है, बाकी अधिकतर साथियों के आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, लोकतंत्र में ऐसा कोई पैमाना नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे यह पता किया जा सके कि देश को आर्थिक लाभ हो रहा है
तो इस आर्थिक लाभ से किसको लाभ होगा? अमीर को लाभ होगा कि गरीब को लाभ होगा? ऐसा कोई मापदंड हमारे पास नहीं है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए देश को आर्थिक लाभ हो रहा है और उस आर्थिक लाभ का प्रयोग सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर दे, सड़क बनाने में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, या टेक्नोलॉजी खरीदने में इन्वेस्ट कर दे, रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर दे, तो क्या होगा? ना अमीर को लाभ होगा ना गरीब को लाभ होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अभी भी गलत उत्तर बता रहे हैं आप लोग, ये होगा उपरोक्त में कोई नहीं। देश को आर्थिक लाभ होगा लोकतांत्रिक देश में, इसका फायदा किसको मिलेगा? अमीर को मिलेगा कि गरीब को मिलेगा? यह निश्चित नहीं है। कौन होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हो सकता है लाभ, आर्थिक लाभ जो है गरीबों के पक्ष में ना हो कि अमीरों के पक्ष में ना हो। देश के रक्षा में उसको खर्च कर दिया जाए, देश के शिक्षा में खर्च कर दिया जाए। डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। सिद्धांत को समझने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है ऐसे प्रश्न को समझने के लिए। चलिए, ये रहा आज का 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? यानी बहुत तरह के शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र भी है, तानाशाह भी है, सभी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है, और राजशाही भी है। लेकिन इन सभी शासन व्यवस्थाओं में हमें इस बात का चुनाव करना है कि किस शासन व्यवस्था में आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक होती है, ठीक है। किस शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र में कि तानाशाही में? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग समाजवादी रख सकते हैं। समाजवादी शासन व्यवस्था जो वर्तमान में चीन और रूस में है, ठीक है। तो कहां आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास सबसे तेज होता है? किस शासन व्यवस्था में? 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, आर्थिक विकास की बात करें तो लोकतंत्र में विकास से मतलब नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जनता जो चाह रही है उसके अनुसार शासन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि जहां तानाशाही शासन व्यवस्था होती है, सरकार यदि यह सोच ले कि हमें देश को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध बनाना है, तो यह काम जितना अच्छे तरीके से तानाशाही व्यवस्था में होती है उतना कहीं नहीं होता है। देश को आर्थिक रूप से क्या करना है? मजबूत बनाना है। क्या करेंगे? जैसा मर्जी होगा वैसा टैक्स जनता के ऊपर लाद देंगे। जो पेट्रोल 100 रुपया में मिलता है, हमें देश को क्या करना है? आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, हम 500 रुपया लीटर कर देंगे, ठीक है। तो तानाशाही व्यवस्था में सबसे पहले क्या हो सकता है? आर्थिक विकास की दर सबसे अधिक हो सकती है। आर्थिक विकास का मतलब क्या? देश को आर्थिक विकास के क्षेत्र में विकसित करना है, आर्थिक वृद्धि करनी है। तो देश आर्थिक वृद्धि कब करेगा? जब सरकार टैक्स बढ़ाएगी, प्रत्येक चीजों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ भी कानून ला सकती है, शिक्षा के लिए टैक्स, स्वास्थ्य के लिए टैक्स, सड़क के लिए टैक्स, जो भी वस्तु हम यूज करते हैं उसके उपयोग के लिए टैक्स, सब कुछ पर टैक्स बढ़ा के देश को अधिक से अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध कर दिया जाएगा। तानाशाही व्यवस्था में सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल बोल रहे हैं मिराज जी, ठीक है। मुकेश जी बोल रहे हैं किम जॉन नॉर्थ कोरिया, बिल्कुल उत्तर कोरिया में यही सब हो रहा है। तानाशाही शासन व्यवस्था है, देख रहे हो ना, मिसाइल पर मिसाइल वहां के लोग, वहां के जो राष्ट्रपति है परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका भी घबरा जाता है कि क्या करे, पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। बिल्कुल उमेश प्रसाद जी बोल रहे हैं भले ही जनता भूखे मर जाए। तानाशाही शासन व्यवस्था में सरकार को जनता से क्या मतलब है? भूखे मर जाए तो मर जाए, ठीक है। लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर रूप है क्योंकि हमारे देश में भी अभी ऐसा कुछ है, बिल्कुल थोड़ा सा तानाशाह नजर आ रहा है।
चलिए, लोकतंत्र में सरकार एक बेहतर रूप है, क्योंकि यह क्या करती है, आंसर आप लोग के सामने है और कई साथी इसका आंसर डी बता रहे हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। सभी हो जाएगा। ऑप्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, बिल्कुल हमारा संविधान भी क्या करता है, नागरिकों के बीच इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, नहीं समानता को, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, बिल्कुल संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। ये सब हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। बस केवल 35 प्रश्न मैंने आप लोग के लिए लाए हैं, काफी मजेदार प्रश्न है, ठीक है। बोल रहे हैं कि पूरा तानाशाह है सर वर्तमान में। चलिए उस पर बात नहीं करते हैं, देखते हैं यहाँ लोकतंत्र में निर्णय लेने और लागू करने में देरी क्यों होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में काफी परेशानी होती है, ठीक है। क्यों होती है आखिर परेशानी, देर क्यों होती है? सरकार निर्णय लेने से डरती है, सरकार निर्णय लेने में झिझक रही है, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, एक लोकतांत्रिक सरकार त्वरित निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लेने में देर क्यों लग जाता है? सी बता रहे हैं अधिकतर साथी इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। अब लग रहा है कि लोकतंत्र, ठीक है, आप हमारे दिमाग में बस रहा है। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, ठीक है, बातचीत पर आधारित है। लोकतंत्र में क्या होता है, जिस समय अपने देश की बात करें, हमारा देश जब आजाद हुआ था, हमारे देश का जब संविधान बन रहा था, तो उस समय समाचार पत्रों को क्या किया गया था, लोगों को अपना अपना विचार व्यक्त करने के लिए खोल दिया गया था, ताकि लोग अपना अपना विचार दें, लोग उनको पढ़ें और संविधान सभा में उसकी चर्चा हो। खुले रूप से क्या होती है, चर्चा होती है लोकतंत्र में, विचार विमर्श होता है, बातचीत होता है, दो लोगों के बीच जब संघर्ष होता है तो बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाता है। इसी के कारण होता क्या है, बातचीत करने में, तर्क देने में, समझाने में देर तो लगेगी, इसीलिए लोकतंत्र में निर्णय लेने में देर हो जाती है। बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो है ही, तो लोकतंत्र में विचार विमर्श चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के अध्ययन से पता चलता है, यानी लोकतंत्र में जब हम सामाजिक अध्ययन करते हैं, राजनीतिक अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन से किन असमानताओं के बारे में, यानी लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के अध्ययन से पता चलता है क्या, तो लोकतंत्र और विकास एक साथ चलते हैं। लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है, तानाशाही के तहत असमानताएं मौजूद नहीं है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ठीक है, देख लीजिए इसको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। डी बता रहे हैं अधिकतर लोग, कुछ लोग ए बता रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अब ए बता रहे हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? लोकतंत्र में ना आर्थिक समानता आ सकती है, कुछ लोग हमेशा गरीब रहेंगे, कुछ लोग हमेशा अमीर रहेंगे। राजनीतिक असमानता भी होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल का विचार अलग अलग होगा। कोई राजनीतिक दल चाहती है कि धर्म के अनुसार देश में शासन हो, कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो चाहती है कि सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा शासन हो। लोकतंत्र में कभी भी असमानता समाप्त नहीं होगी, हमेशा असमानता रहेगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। लोकतंत्र में कभी भी समानता नहीं आएगी, असमानता हमेशा रहेंगे। कुछ लोग हमेशा काम करने से डरते रहेंगे और कुछ लोग हमेशा दिन रात परिश्रम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज का
26 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र में अब खाली स्थान में क्या भराएगा? सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। क्या समाप्त हो गया? लोगों के बीच संघर्ष, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता का विचार, हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, इस बारे में मतभेद। यानी जो लोग हाशिए पर है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उससे संबंधित मतभेद को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 26 नंबर प्रश्न का? ठीक है, हाशिए पर जो लोग हैं, यानी जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो राजनीतिक असमानता का विचार है, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल आज चाहता है कि लोकतंत्र में हमेशा, यहां लिखा है ना, लोकतंत्र ने खाली स्थान में क्या भरना है? सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। क्या? तो राजनीतिक असमानताओं का विचार। सब चाहता है कि देश में लोकतंत्र हो। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आज का 27 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निश्चित प्लस पॉइंट किसे माना जाता है? उत्तर आप लोग के सामने है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निश्चित प्लस पॉइंट किसे माना जाता है? बहुमत का शासन, सामाजिक मतभेदों, विभाजन और संघर्षों को संभालने की क्षमता, सहभागी निर्णय लेने, उपयुक्त में कोई नहीं। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निश्चित प्लस पॉइंट है किसे माना जाता है? उत्तर आप लोगों के सामने है। प्लस पॉइंट का क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में? ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सामाजिक मतभेद होते हैं, ठीक है, विभाजन भी होता है और संघर्ष भी लोगों में होते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र सभी को संभाल के रखता है। हमारे यहाँ भाषा से संबंधित विविधता है, मतभेद भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, बहुत सारे बोलते हैं नहीं अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मतभेद चलता रहता है, लेकिन फिर भी मतभेदों में सामंजस्य को स्थापित करके रखता है लोकतंत्र। विभाजन भी है, भाषाई विभाजन है, क्षेत्रीय विभाजन है, लोगों के बीच संघर्ष चलता रहता है विविधता होने के कारण, लेकिन उसका समाधान भी लोकतंत्र करता रहता है। तो यही इसका एक प्लस पॉइंट है कि सामाजिक मतभेद और विभाजनों और संघर्षों को संभालने की क्षमता किसमें होती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 नंबर प्रश्न क्या है। ये रहा, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली दमनकारी शासन, नागरिकों के लिए सरकार की जवाबदेही, उपयुक्त में कोई नहीं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? आधार क्या होना चाहिए लोकतंत्र का? इसको यदि उदाहरण से समझे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अमेरिका में किसानों ने क्या कहा सरकार से कि फसलों का कीमत बढ़ाया जाए, ठीक है, और इसके लिए अमेरिका में किसानों ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने किसान सैनिकों को आदेश दिया अमेरिका में कि आप किसानों को अरेस्ट करिए, ठीक है, लेकिन किसानों की संख्या लाखों में थी। कितने किसानों को अरेस्ट करते अमेरिका के सैनिक? तो सरकार ने आदेश दिया कि उस पर आप गोली बरसाइए और आंसू गैस छोड़िए। तो वहां के सैनिकों ने क्या किया? अपना बंदूक निकाल के और घुटना टेक दिया किसानों के आगे और सरकार से कहा कि ये हमारा अन्नदाता है, इसी के उपजाए गए अन्न फल सब्जी से हमारे जीवन का भरण पोषण होता है, मैं इस पर कैसे गोली चला सकता हूं? ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार को हमेशा नागरिकों के प्रति क्या होना चाहिए? जवाबदेह होना चाहिए। ऐसा जनता मांग कर रही है किस चीज का, तो उसका कारण क्या है? जनता के प्रति हमेशा
सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के केंद्र में जनता होती है, जनता ने ही सरकार को चुना है, इसलिए जनता के प्रति हमेशा सरकार को जवाबदेह रहना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है तो कारण क्या है? रोजगार देना पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमेशा सरकार को लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के फेवर में काम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रश्न बच गए हैं, यदि आप लोग की इजाजत हो तो पूरा करा दे, अन्यथा छोड़ दे। क्या हुआ है सर? चलिए एक दो प्रश्न अगले दिन देख लेंगे हम लोग, यहां तक छोड़ देते हैं क्योंकि YouTube पर लाइव क्लास होने वाली है। लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अभी करवा दे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी हो जाना चाहिए। 30 तक कर लेते हैं, बस 2 प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 27 तक। 27 नंबर प्रश्न क्या है? ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। 28 नंबर भी देख चुके हैं और 29 नंबर प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए। निर्णय लेने के संबंध में लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है? पारदर्शिता की प्रक्रिया, देश के मुखिया द्वारा लिए गए निर्णय, मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय, निर्णय लेने में प्रतिबंधों को लोकप्रिय भागीदारी। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? विश्वजीत सर बोल रहे हैं स्टॉप। बिल्कुल, एक प्रश्न और देख लीजिए, इसके बाद 30 तक कंप्लीट करके हम लोग बंद कर देते हैं। निर्णय लेने के संबंध में लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है? ठीक है, 29 नंबर जो प्रश्न है, बिल्कुल लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है एकदम पारदर्शी तरीके से लिया जाता है। सरकार जो भी काम करेगी एकदम पारदर्शी तरीके से करेगी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और पर कोई भी निर्णय, यदि प्रधानमंत्री ही कोई निर्णय लेता है तो बिल्कुल देख रहे होंगे कि जनता के सामने उनको सफाई देनी पड़ती है। 2016 में जो नोटबंदी हुआ था तो 12 बजे रात में ही कई टीवी चैनलों पर हमारे प्रधानमंत्री लाइव होके बता रहे थे कि क्यों नोटबंदी किया गया है। बिल्कुल। चलिए, ये रहा 30 नंबर प्रश्न। कौन सा शासन आमतौर पर सामाजिक प्रतिस्पर्धा आयोजित करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है? लोकतांत्रिक शासन, तानाशाही शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आज का लास्ट प्रश्न है यह, ये बता रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल, और एकदम सही आंसर है। तो आज की क्लास क्या करते हैं, इसी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये हो जाएगा। 5 प्रश्न बच गए हैं, कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आप सभी साथियों को गुड नाइट। आज की क्लास कैसी रही एक बार जरूर बता दीजिए। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि सिद्धांत से संबंधित बातें, संविधान है नहीं।